यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्टडी कर रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, या आप इसको स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। यू कैन से दैट स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए इसमें अभी तक हमने क्या स्टडी किया ना, इसमें हमने ये देखा था कि किसी भी एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। जैसे मेरे पास ये एक एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट है जिसका मास था 5 किलोग्राम, और इसको गर्म करने के लिए कितना टेम्परेचर चेंज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो वी आर इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं, एंड वी नीड द हीट एनर्जी ऑफ 4500 जूल। तो एक एग्जांपल हमने लिया था कि एक 5 किलोग्राम का एल्यूमिनियम का ब्लॉक है और मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करना चाहता हूँ। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मैंने इसमें हीट एनर्जी सप्लाई की, किसी भी तरह से बर्नर लगाया या इसको किसी गर्म ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में रखा। तो मैंने इसके अंदर हीट एनर्जी सप्लाई की, और हीट एनर्जी सप्लाई करते ही इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी? 4500 जूल। तो ये हमारा एग्जाम्पल। अब इसके बेसिस पर मैंने एक स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन भी बताई थी। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए क्या था। स्पेसिफिक हीट S इज इक्वल टू द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द बॉडी which is denoted by Q. This is the heat energy supplied to the body, and mass of the object is m and change in temperature is T. देखिए सबसे पहले तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। Q इज इक्वल टू ms। ms डेल्टा टी होता है, आप शॉर्ट में इसको mst भी लिख सकते हैं, mst इसको बोल सकते हैं। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला है। हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर चेंज होता है। देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो उससे दो वर्क हो सकते हैं। या तो उस हीट एनर्जी से उसकी स्टेट चेंज होगी, सब्सटेंस की स्टेट चेंज होगी। जैसे कि सॉलिड है तो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर में चेंजेस है। तो ये किसका फॉर्मूला है? हीट एनर्जी देने पर जो टेम्परेचर में चेंज आता है, ये उसका फॉर्मूला है। और हम उसको भी डिस्कस करेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। इसमें एक टॉपिक आएगा इस चैप्टर के अंदर, चेंज ऑफ स्टेट, कि स्टेट चेंज कैसी होती है और उसमें कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और उस हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं। तो आपने इसको 9th क्लास में स्टडी किया हुआ, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के नाम से इसको स्टडी किया था आपने। ओके, एनीवेज वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, s इज द स्पेसिफिक हीट, s इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। जैसे कि एल्यूमिनियम है तो इसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग है। कॉपर है, उसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग है। वाटर, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है। तो जो भी सब्सटेंसेज हैं उनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज के कारण, मतलब कि उनके एटम्स के बीच के जो स्पेसेस हैं और एटम्स के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, उनके बेसिस पर सब सब्सटेंस क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए। तो वो जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है उसको हम एस से लिखते हैं, विच इज स्पेसिफिक हीट। इसको लिखते हैं एस से, एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूला में क्यू है द हीट एनर्जी सप्लाई टू द सब्सटेंस, एम इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, एस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। अब इसके बेसिस पर हमने ये फॉर्मूला बनाया। देखिए एस यहाँ रह जाएगा, एम डेल्टा टी इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनता है। अब इसकी डेफिनेशन बनानी थी, तो डेफिनेशन कैसे बनाते हैं? डेफिनेशन बनाने के लिए हम ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है और चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेट मास ऑफ द सब्सटेंसेस 1 किलोग्राम एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बेसिस पर ये डेफिनेशन बन जाएगी। क्या बोलेंगे कि जब
1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, और उसको बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी या जितनी हीट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी सब्सटेंस को, उसी हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? फिर हम इस एग्जांपल पे आएंगे जो हमने डिस्कस किया था। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to increase the temperature of a substance of unit mass 1 kilogram, मतलब कि unit mass, the temperature of a substance of unit mass through 1 degree Celsius या through unit degree Celsius भी आप बोल सकते हैं, through 1 degree Celsius। ओके, तो ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास, मतलब कि 1 किलोग्राम मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसी हीट एनर्जी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये रहा हमारा एग्जांपल। इस एग्जांपल के बेस पर हम एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताना चाहते हैं। तो इस एग्जांपल के बेस पर क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बनेगी एल्यूमिनियम की? तो हियर आई एम राइटिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है उसका मैंने लिखा सबस्क्रिप्ट में। द हीट एनर्जी सप्लाइड 4500 जूल, 4500 जूल की हीट एनर्जी सप्लाई की गई। कितने किलोग्राम का था ये एल्यूमिनियम? ये था 5 किलोग्राम का। तो आई एम राइटिंग 5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एंड 4500 5 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? 900। तो इट विल बी 900। यूनिट क्या बनेगा? जूल। किलोग्राम डिवाइड में अब स्क्वायर में लाएंगे तो क्या लिखा जाएगा? किलोग्राम इनवर्स, या आप बोल सकते हैं पर किलोग्राम। और डिग्री सेल्सियस ये भी डिवाइड में, इसको आप स्क्वायर में लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी यूनिट बनेगी जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आती है? 900 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर आप 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम लेंगे तो उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस बनाना चाहते हैं, पर डिग्री सेल्सियस बोला मैंने। तो मेरे पास 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम है। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा ब्लॉक था, ये था 1 किलोग्राम का, और किसका है ये एल्यूमिनियम का। तो 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर मैं कितना इंक्रीज करना चाहता हूँ? 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मेरे को इसको कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? मुझे 900 जूल की हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इस सब्सटेंस से देनी पड़ेगी 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम को। तो दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो इस तरह से निकाली जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। बस एक बात याद रखिए, जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ रही है पर किलोग्राम सब्सटेंस को पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने की। सिंपल सी बात है, पर किलोग्राम मटेरियल को पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ रही है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 900 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज हीट कैपेसिटी। ये था स्पेसिफिक हीट, और अब मैं बात करूंगा हीट कैपेसिटी की, या थर्मल हीट कैपेसिटी भी, थर्मल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं आप इसको। ओके, ये सारी कैलकुलेशन से हमने क्या किया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल ली। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हीट कैपेसिटी। दोनों अलग अलग है। स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी आर डिफरेंट क्वांटिटीज। हीट कैपेसिटी और यू कैन से दैट थर्मल कैपेसिटी। देखिए इसमें हीट कैपेसिटी के अंदर क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंज करना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा पर डिग्री सेल्सियस पर किलोग्राम,
तो पर किलोग्राम हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आपके पास जितना भी सब्सटेंस है, हमें नहीं पता 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है या 100 किलोग्राम है, हम उस मास को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपके पास जो भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, और उसमें जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसको हम लोग बोल देंगे हीट कैपेसिटी, उसको हम लोग बोल देंगे हीट कैपेसिटी। देखिए अगर हम मास को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ये इसका कितना मास है सब्सटेंस का, तो यहाँ पर किलोग्राम तो नहीं आएगा, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी जूल पर डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से दैट जूल पर केल्विन इनवर्स। जूल पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, दोनों लिख सकते हैं। अच्छा, यूनिट से डेफिनेशन बनाई जा सकती है, यूनिट से डेफिनेशन बना सकते हैं, क्या बनाएंगे देखिए, बस इसमें पर यूनिट मास नहीं बोलेंगे या पर किलोग्राम नहीं बोला जाएगा। द हीट एनर्जी required to increase the temperature of a substance, इसमें मैंने लिखा था ऑफ यूनिट मास, इसमें ये नहीं लिखने वाला। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस is called its heat capacity, is called its heat capacity। ये हो गई डेफिनेशन। तो दोनों डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, उसमें मैंने लिखा था यूनिट मास, मतलब कि 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बता दूंगा, इसमें डायरेक्ट लिखा मैंने द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना कि वो सब्सटेंस कितने किलोग्राम का है, 1 किलोग्राम का है, 5 किलोग्राम का है या 50 किलोग्राम का है, हमें तो ये देखना है कि वो कितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और कितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, जैसा कि इस केस में देखिए। तो मैं अभी तक आपको जो बता रहा था कि 5 किलोग्राम एल्यूमिनियम है और उसका टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहता हूँ, और मुझे कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, 4500 जूल। तो मैंने बोला हमें मास तो देखना ही है, कितने किलोग्राम का, 5 का या 10 का, तो हमने मास को तो देखा ही नहीं। हमने बोला कि एल्यूमिनियम का ब्लॉक था, ये एल्यूमिनियम सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तो हमने बोला ये क्या है, दिस इज द हीट कैपेसिटी, दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो मतलब मेरे पास जितना भी एल्यूमिनियम था उसका टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री बढ़ाना चाहता हूँ तो वो इतनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि उसको इतनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, और इतनी हीट एनर्जी जैसी हमने दी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो हमने बोला 4500 इज द हीट कैपेसिटी ऑफ दिस एल्यूमिनियम, इज द हीट कैपेसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस, 4500 जूल इज द हीट कैपेसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस। और अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो बता देंगे भैया 900 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। और अगर मास को कंसीडर नहीं करते हैं तो इतनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी इस सब्सटेंस को गर्म करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये पर किलोग्राम के लिए होगा, और इसमें हम लोग मास को क्या नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। हम तो बोलेंगे ये सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है आपको, अब पता नहीं कितने किलोग्राम का है, बस हमें तो एनर्जी देनी है और ये देखना है कि कितनी हीट एनर्जी इसको देनी पड़ी, मतलब कि ये कितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, हमें तो ये देखना। ओके, अब अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए। पहले मैं लिखता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इससे मैं आपको ये दोनों चीजें क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे कि तो ये अच्छा, ये स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये जो हीट कैपेसिटी है इसको कैपिटल एस से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए हीट एनर्जी को, जो हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसको किससे लिखते हैं, अभी बताया मैंने आपको, एम एस टी, ये फॉर्मूला होता है इसका, एम एस डेल्टा टी। अब हमने हीट एनर्जी सप्लाई की, ओके, मास हमने कंसिडर ही नहीं किया, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस सब्सटेंस की कुछ ना कुछ होगी, जैसे कि एल्यूमिनियम है, तो पर किलोग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए 900 जूल की एनर्जी देनी पड़ती है, तो हमने बोला कि वो उसकी स्पेसिफिक हीट है। तो हर सब्सटेंस की, जो भी सब्सटेंस हम यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट्स में,
उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी। और चेंज इन टेम्परेचर कितना कर रहे हैं? द चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस। जो भी सब्सटेंस था, जितने भी किलोग्राम का था, हमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनना है, Q इज इक्वल टू एम इंटू एस। Q इज इक्वल टू एम इंटू एस। ये जो फॉर्मूला था, इसमें क्या किया, ये जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, इसी हीट एनर्जी को क्या बोला जाता है? इसी हीट एनर्जी को बोला जाता है हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो डेफिनेशन में यही तो लिखा था मैंने, द हीट एनर्जी सप्लाइड, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यही तो वो है, जितना भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, उसी हीट एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? हीट कैपेसिटी। उसी हीट एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं। ओके, तो ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखते हैं, here I am writing स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको लिखा जाएगा स्मॉल एस से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लिखना है स्मॉल एस से, और हीट कैपेसिटी को कैपिटल एस। और हीट कैपेसिटी को किससे लिखेंगे? इसको लिखा जाएगा कैपिटल एस। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना। स्मॉल एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कैपिटल एस इज हीट कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फिर एक और फॉर्मूला बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताया था, और एक और फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है देख लीजिए। एक फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, दिस इज द फॉर्मूला। और यहाँ से देखिए एम इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बनेगा हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास, हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास। वो यहाँ से भी बना सकते हो, वो यहाँ से भी बना सकते हो। Q अपॉन एम, Q अपॉन एम को क्या लिखा जाता है? कैपिटल एस लिखा जाता है। सॉरी, Q अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या लिखा जाता है? कैपिटल एस लिखा जाता है। Q अपॉन डेल्टा टी को, दिस इज कैपिटल एस। तो यहाँ से भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ये Q अपॉन डेल्टा टी को क्या लिख देंगे? कैपिटल एस लिख देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा एस अपॉन एम। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दो फॉर्मूला हो चुके हैं अभी तक। फर्स्ट फॉर्मूला इज हीट एनर्जी डिवाइड बाय मास एंड डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास। जितनी भी उसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, और डिवाइड में क्या कर देंगे? मास कर देंगे। दिस इज हीट कैपेसिटी। अब एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। एक एग्जांपल और देने वाला हूँ मैं आपको, वाटर का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे लिखते हैं? स्मॉल एस से लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्मॉल एस लिखा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? कैलोरी में लिखेंगे तो आएगा 1000 कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ओके, जूल में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और इसका सीधा सा मीनिंग हमें समझ आ रहा है कि 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 4200 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ओके, आगे समझिए कि अगर 1 किलोग्राम पानी है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमें 4200 जूल की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा, वाटर का टेम्परेचर। अब एग्जांपल सुनिए। मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया। इस बीकर के अंदर मैंने 5 किलोग्राम वाटर को फिल कर दिया। दिस इज हैविंग 5 किलोग्राम वाटर, 5 किलोग्राम पानी है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। द चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस। So my question is, how much heat energy we have to supply this 5 kilogram of water to increase the temperature of this water by 1 degree Celsius?
कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस वाटर को गर्म करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस, और जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हीट कैपेसिटी, कैपिटल है। मैंने आपको ये बता दिया कि 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए 4200 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास 5 किलोग्राम वाटर है, तो बताइए कितनी हीट एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, एक ट्राइपॉड स्टैंड रख देंगे और उस स्टैंड के ऊपर ये बीकर रखा हुआ है। And here this is the burner to heat up the substance. ये यहाँ पर हमने बर्नर चला रखा, which is supplying the heat energy to the beaker, and in the beaker the water is absorbing the heat energy and the temperature is increasing. देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मास मैंने आपको बता दिया, वाटर का मास है 5 किलोग्राम और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 4200। तो 5 इंटू 4200 कितना आ जाएगा 21000 जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो 5 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए, मतलब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 21000 जूल की एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर 1 किलोग्राम पानी होता तो 4200 जूल देने पड़ते। 5 किलोग्राम पानी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी कैलकुलेशन है। So this is the difference between the heat capacity and specific heat capacity. अगर ये टेस्ट का सिलेबस आप नोट कर लीजिए और कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। देखिए इसमें जो सब्सटेंस को मेजर किया जा रहा है वो किलोग्राम्स में मेजर किया जा रहा है, जिसको मास बोलते हैं हम लोग। और मोलर स्पेसिफिक हीट में बस ये चेंज करना होगा कि हम सब्सटेंस को नंबर ऑफ मॉल्स के अंदर मेजर करें कि कितने मॉल सब्सटेंस लिया गया। और ये बेसिकली किसके लिए यूज की जाती है, गैसेस के लिए यूज की जाती है मोलर स्पेसिफिक हीट। सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए हम लोग स्पेसिफिक हीट लिखते हैं और गैसेस के लिए लिखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो कल हम इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।